हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव सक्सेना। मेरे यूट्यूब चैनल चरखारी क्लब में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे विज्ञान की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? तो पदार्थ की चौथी अवस्था है प्लाज्मा। पदार्थ की पांचवी अवस्था क्या है? पदार्थ की पांचवी अवस्था होती है बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसे हम बीईसी कहकर ही पुकारते हैं। सन 1920 में भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने पदार्थ की पांचवी अवस्था की गणना की और इस गणना के आधार पर आइंस्टीन ने एक नई अवस्था की भविष्यवाणी की, जिसे बीईसी या बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट कहा गया। सामान्य वायु के घनत्व के 1 लाख में भाग को बहुत ही कम ताप में ठंडा करके बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट को तैयार किया गया था। अगला प्रश्न है, हंसाने वाली गैस को क्या कहते हैं? हंसाने वाली गैस को कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। फल को पकाने वाली गैस कौन सी होती है? फल को पकाने वाली गैस होती है एथिलीन। गुब्बारे में भरी जाने वाली गैस कौन सी है? तो बता दें भाइयों, गुब्बारे में भरी जाने वाली गैस कौन सी है? गुब्बारे में भरी जाती है हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या है? इसमें न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। इस तत्व का परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार बराबर होता है, इसलिए हाइड्रोजन को आवारा तत्व भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सिगरेट लाइटर में भरे जाने वाली गैस। सिगरेट का जो लाइटर होता है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस भरी जाती है। सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो सबसे हल्की गैस है हाइड्रोजन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सबसे भारी गैस कौन सी है? सबसे भारी गैस है रेडान। रेडान गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु है ओस्मियम। अस्पताल में कृत्रिम गैस में प्रयोग की जाने वाली गैस, कृत्रिम रूप से प्रयोग की जाने वाली गैस है ऑक्सीजन और हीलियम। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्रिय गैस कौन सी है? तो आपको बता दूं, कुल 6 अक्रिय गैस हैं। क्रिप्टॉन, जेनॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गन और रेडान। रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? रसायन विज्ञान के जनक हैं लेवासियर। अगला प्रश्न है, भारत में रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में रसायन शास्त्र के जनक हैं प्रफुल्ल चंद्र राय। इन्हें क्यों कहा जाता है रसायन शास्त्र का जनक? इन्हें मर्क्यूरस नाइट्राइड के शोध के कारण द नाइट्रेट मैन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अंडा का कवच क्या होता है? अंडा का कवच होता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। अगला प्रश्न है, तारपीन का तेल प्राप्त होता है, तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? चीड़ के पेड़ से। गैस इंजन की खोज किसने की थी? गैस इंजन की खोज की थी डेमलर ने। अगला प्रश्न है, डीजल इंजन की खोज किसने की थी? डीजल इंजन की खोज की थी रुडोल्फ डीजल ने। और जेट इंजन की खोज किसने की थी? तो जेट इंजन की खोज की थी जेम्स पकल ने। अगला प्रश्न है, एक झूले पर झूलती लड़की झूले पर अगर खड़ी हो जाए, अगर एक झूले पर झूलती लड़की झूले पर खड़ी हो जाए तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपको बता दूं, आवर्तकाल घट जाएगा। अगला प्रश्न है, एक झूले पर एक लड़की बैठी हुई है और उसी झूले पर दो और लड़कियां आकर बैठ जाएं तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आवर्तकाल पर अपरिवर्तित रहेगा, आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला प्रश्न है, चंद्रमा से कोई पेंडुलम पृथ्वी पर आने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आवर्तकाल घट जाएगा। अगला प्रश्न है, धातु और अधातु को मिलाकर कुल ज्ञात तत्वों की संख्या क्या है? तो आपको बताना है, धातु और अधातु को मिलाकर कुल 118 तत्व हैं, जिसमें 98 प्राकृतिक हैं तथा 20 अप्राकृतिक तत्व हैं। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक तन्यता वाली धातु कौन सी है? सर्वाधिक तन्यता वाली धातु है सोना। आपको बता दूं, 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक चालकता वाली धातु कौन सी है? सर्वाधिक चालकता वाली धातु है चांदी। सर्वाधिक कठोर धातु कौन सी है? तो सर्वाधिक कठोर धातु है प्लेटिनम। उच्च गलनांक वाली धातु कौन सी है? तो उच्च गलनांक वाली धातु है टंगस्टन। सर्वाधिक भारी धातु कौन सी है? सर्वाधिक भारी धातु है ओस्मियम। अगला प्रश्न है, धातु क्षारीय होते हैं। आपको बता दूं, धातु जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं, परंतु एक धातु ऐसी भी है जो अम्लीय है। तो वह कौन सी धातु है? वह है क्रोमियम ऑक्साइड। धातु विद्युत के सुचालक होते हैं, धातु विद्युत के सुचालक होते हैं, परंतु कुचालक धातु कौन सी है? कुचालक धातु है सीसा एवं पारा। धातु ठोस होती हैं, धातु ठोस होते हैं, परंतु ऐसी धातु जो ठोस नहीं, तो वो है पारा। ऐसी धातु जो मुलायम होती है, मुलायम धातु कौन कौन सी हैं? तो मुलायम धातु है सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। ये 3 धातु जो है मुलायम है। ऐसी धातु जो बहुत हल्की होती हैं,
हल्की धातु होती हैं लिथियम और सोडियम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम जो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने लगते हैं, क्रिया करते ही ये जलने लगते हैं, इसलिए इनको मिट्टी के तेल में रखा जाता है या केरोसिन में रखा जाता है। जल से क्रिया न करने वाली धातु, तो जल से क्रिया न करने वाली धातु हैं सोना, चांदी, तांबा, पारा और प्लेटिनम। आपको बता दें ऐसी 5 धातु सोना, चांदी, तांबा, पारा और प्लेटिनम ये जल के साथ क्रिया नहीं करते। अगला प्रश्न है भूपर्पट्टी पर पाई जाने वाली धातु। भूपर्पट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है एल्युमिनियम 8%, उसके पश्चात 4% लोहा, उसके बाद 3% कैल्शियम। अगला प्रश्न है स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु। तो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु हैं सोना, चांदी, प्लेटिनम और पारा। तांबा, तांबा के विषय में पढ़ते हैं। तांबा यह उत्कृष्ट धातु है। यह प्रकृति में स्वतंत्र एवं संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है। आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम तांबा धातु का ही प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है सिल्वर क्लोराइड, इसे हार्ड सिल्वर भी कहा जाता है। फोटोग्राफी में क्या प्रयोग किया जाता है। तो फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किस लिए किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा के प्रयोग में, और सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी के प्रयोग में। मतदान के समय मतदाताओं की उंगलियों में जो लगाए जाने वाली जो स्याही होती है वो काय की होती है, वो होती है सिल्वर नाइट्रेट। अगला प्रश्न है तांबे की अधिकता से होने वाला रोग। तांबे की अधिकता से जो है विल्सन रोग हो जाता है। सफेद सोना किस धातु को कहते हैं। तो सफेद सोना कहते हैं प्लेटिनम को। क्विक सिल्वर किसे कहते हैं। तो क्विक सिल्वर कहते हैं पारा को। आशा धातु किसे कहते हैं। आशा धातु कहते हैं यूरेनियम को। फ्यूज बना होता है, फ्यूज किसका बना होता है। फ्यूज बना होता है सीसा व टिन का। मोम में रखी जाने वाली धातु कौन सी है। तो मोम में जो है लिथियम धातु को रखा जाता है। आतिशबाजी के दौरान जो सफ़ेद रंग निकलता है वो किसके कारण निकलता है। तो वो निकलता है मैग्नीशियम और बोरान के कारण। अगला प्रश्न है स्टील की कठोरता बढ़ाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। तो आपको बता दूं स्टील की कठोरता बढ़ाने के लिए उसमें कार्बन मिलाया जाता है। लोहा कितने प्रकार का होता है। तो लोहा 3 प्रकार का होता है, कच्चा लोहा, ढलवा लोहा और पिटवा लोहा। सबसे उच्च कोटि का जो लोहा होता है वो होता है पिटवा लोहा। जानकारी के लिए आपको बता दें नमी तथा ऑक्सीजन की उपस्थिति में लोहा ऑक्सीजन से क्रिया करके अपने ऊपर लाल रंग की परत जमा लेता है, जिसे फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। जब लोहे में जंग लगता है तो लोहे का वजन बढ़ जाता है। इससे बचने के लिए जस्ते का लेप किया जाता है। धावन सोडा कैसे कहते हैं। तो धावन सोडा कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। खाने वाला सोडा कैसे कहते हैं। खाने वाला सोडा कहते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। अब हम पढ़ेंगे विज्ञान की किस शाखा में किस विषय का अध्ययन किया जाता है। तो हम पढ़ते हैं माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में अध्ययन किया जाता है सूक्ष्म जीवों का। जेरेंटोलॉजी में किया जाता है आयु के साथ होने वाले परिवर्तन का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी का संबंध है वृक्ष एवं झाड़ियों के अध्ययन से। डेंड्रोपोनोलॉजी इसमें अध्ययन होता है वृक्षों की आयु का अध्ययन होता है। लिम्नोलॉजी में जो है झीलों का अध्ययन होता है। सिल्वीकल्चर का संबंध है वन्य वृक्षों एवं उनके उत्पादों का अध्ययन। हिस्टोलॉजी में अध्ययन किया जाता है ऊतकों का। एंथ्रोपोलॉजी में अध्ययन किया जाता है मानव जाति का। ऑर्निथोलॉजी का संबंध है पक्षियों के अध्ययन से। और जेनेटिक्स का संबंध है आनुवांशिकता का अध्ययन। इसको विपरीत तरीके से ही पढ़ लेंगे। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन कहलाता है माइक्रोबायोलॉजी। आयु के साथ होने वाले परिवर्तन का अध्ययन क्या कहलाता है। तो जेरेंटोलॉजी। वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो डेंड्रोलॉजी। वृक्षों की आयु का अध्ययन क्या कहलाता है। तो डेंड्रोपोनोलॉजी। झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है। झीलों का अध्ययन कहलाता है लिम्नोलॉजी। वन्य वृक्षों एवं उनके उत्पादों का अध्ययन क्या कहलाता है। सिल्वीकल्चर। ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है। ऊतकों का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। मानव जाति का अध्ययन क्या कहलाता है। मानव जाति का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। आनुवांशिकता का अध्ययन क्या कहलाता है। तो आनुवांशिकता का अध्ययन कहलाता है जेनेटिक्स। ये विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं हैं। अगला प्रश्न है सोना प्रायः कर्टज रूप में पाया जाता है। रोल्ड गोल्ड किसे कहते हैं। रोल्ड गोल्ड है इसे सोने का कृत्रिम रूप भी कहा जाता है। इसमें 90% तांबा तथा 10% एल्युमिनियम की मात्रा होती है। आयरन पायराइट क्या है। आयरन पायराइट को झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं। पारा का मुख्य अयस्क कौन सा है।
तो आपको बता दूं, पारे का मुख्य अयस्क है सिनेबार। सीसा का मुख्य अयस्क कौन सा है? तो सीसा का मुख्य अयस्क है गैलेना। थोरियम क्या है? थोरियम एक रेडियो सक्रिय धातु है। थोरियम भारत में केवल केरल के समुद्री तट पर मोनाजाइट बालू से प्राप्त होता है। इसका निष्कर्षण इसके अयस्क मोनाजाइट से किया जाता है। इसका उपयोग परमाणु ऊर्जा तथा कार्बनिक रसायन में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। तो थोरियम का अयस्क कौन सा है? इसका अयस्क है मोनाजाइट। यूरेनियम धातु का निष्कर्षण इसके अयस्क पिच ब्लेड से किया जाता है। अर्थात यूरेनियम का अयस्क कौन सा है? यूरेनियम का अयस्क है पिच ब्लेड। इसका प्रयोग परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। भारत में सर्वाधिक झारखंड के जादूगोड़ा खान में यूरेनियम पाया जाता है। यूरेनियम को आशा धातु भी कहते हैं। अधातु है। कुल 22 अधातुएं हैं, जिसमें 11 गैस, 10 ठोस और 1 द्रव। तो कुल अधातुओं की संख्या 22 है। अधातुएं समानतः ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं। अधातुएं जो होती हैं ऊष्मा तथा विद्युत का कुचालक होती हैं, परंतु अपवाद के रूप में एक अधातु है जो है ग्रेफाइट, जो ऊष्मा की सुचालक है। तो ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जो ऊष्मा की सुचालक है। ठोस अवस्था में पाई जाने वाली धातु, तो ठोस अवस्था में जो धातु है वह है कार्बन, सिलिकॉन, बोरान, सल्फेट और फास्फोरस। कार्बन, सिलिकॉन, बोरान, सल्फेट और फास्फोरस, यह ऐसी 5 अधातु हैं जो ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु, तो द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है ब्रोमीन। अधातु चमकीले नहीं होते, अधातु चमकीले नहीं होते, परंतु एक अधातु ऐसी है जो चमकीली होती है, वह है आयोडीन। दूध किस कारण खट्टा होता है? दूध लैक्टिक अम्ल के कारण खट्टा होता है। ट्यूबों के ऊपर विज्ञापन चिन्ह के लिए प्रयोग किया जाता है। ट्यूबों के ऊपर विज्ञापन चिन्ह के लिए नियॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर की इलेक्ट्रॉनिक चिप बनाने में किसका प्रयोग होता है? तो कंप्यूटर की इलेक्ट्रॉनिक चिप बनाने में सिलिकॉन अधातु का प्रयोग होता है। हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। तो आपको बता दें जानकारी के लिए, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम। इसे सफ़ेद सोना भी कहते हैं। रेडॉन वायुमंडल में नहीं पाई जाने वाली अक्रिय गैस है। रेडॉन वायुमंडल में नहीं पाई जाने वाली अक्रिय गैस है। यह गैसीय तत्वों में सबसे भारी है। सोना और चांदी के शुद्धिकरण में नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। तो सोना और चांदी के शुद्धिकरण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या है? तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है चांदी। हीरा ताप एवं विद्युत का कुचालक होता है। जो हीरा होता है वो ताप एवं विद्युत का कुचालक होता है। शुद्ध हीरा पारदर्शक एवं रंगहीन होता है। शुद्ध हीरा जो होता है वह पारदर्शक एवं रंगहीन होता है। प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो प्राकृतिक रबर को अगर कठोर बनाना है तो उसमें कार्बन मिलाया जाता है। सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन सा होता है? तो सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है एंथ्रासाइट। इसमें 96% कार्बन होता है। मानव द्वारा संश्लेषित किया गया मानव द्वारा संश्लेषित किया गया सबसे पहला रेशा कौन सा है? तो वह नायलॉन। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग आग बुझाने के लिए भी किया जाता है। कच्चे फलों को पकाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, फास्फोरस हवा में जल जाता है, इसलिए इसको क्या कर सकते हैं हम? फास्फोरस हवा में जल जाता है, इसलिए इसे फास्फोरस हवा में जल जाता है इसलिए इसे जल में डुबो कर रखते हैं। फूलों का रंग उड़ा देने वाली गैस कौन सी है? तो फूलों का रंग उड़ा देने वाली गैस है क्लोरीन। बर्तनों में कलई करने में क्या प्रयोग किया जाता है? तो बर्तनों में कलई करने के लिए अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? तो आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या है 7। और आवर्त सारणी में सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है? तो आवर्त सारणी में सबसे बड़ा आवर्त 6वां आवर्त है। पेंसिल का शीशा बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो पेंसिल का शीशा बनाने में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। बिजली में लगी आग को बुझाने में किसका प्रयोग करते हैं? तो बिजली में लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त कौन सा है? तो आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त है पहला। तो पहला आवर्त आवर्त सारणी में सबसे छोटा है। लोहे का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो लोहे का निष्कर्षण मुख्यतः हेमेटाइट अयस्क से किया जाता है। फास्फोरस का सबसे स्थायी अपर रूप कौन सा है? फास्फोरस का सबसे स्थायी अपर रूप है लाल फास्फोरस, जो कागज सेलुलोज का शुद्ध रूप है। अगला प्रश्न है, नाभिकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो नाभिकीय सिद्धांत का प्रतिपादन रदरफोर्ड ने 1911 में किया था।
विरंजक चूर्ण के निर्माण में किसका प्रयोग करते हैं? तो विरंजक चूर्ण के निर्माण में क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। डीडीटी का पूरा नाम क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। कांच को कठोर बनाने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? कांच को कठोर बनाने के लिए पोटेशियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। सर्वप्रथम कांच का निर्माण प्राचीन काल में मिस्र में हुआ था। ओजोन गैस चांदी की चमक को काला कर देती है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। मोनाजाइट अयस्क किसका है? तो मोनाजाइट अयस्क है थोरियम का। स्टेनलेस स्टील बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? स्टेनलेस स्टील बनाने में क्रोमियम और निकल का प्रयोग करते हैं। सिरका एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। अगला प्रश्न है, वनस्पति घी के उत्पादन में किसका प्रयोग किया जाता है? तो वनस्पति घी में हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। पीतल किसका मिश्रण है? पीतल मिश्रण है तांबा और जस्ता का। पेयजल को शुद्ध करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो पेयजल को शुद्ध करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर व क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। मैनोमीटर यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो मैनोमीटर यंत्र का प्रयोग करते हैं गैसों का दाब मापने के लिए। अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी? अक्रिय गैसों की खोज की थी रैमजे ने। पीले फास्फोरस को रखा जाता है। तो पीले फास्फोरस को जल में रखा जाता है। फिटकरी का व्यावसायिक नाम क्या है? तो फिटकरी का व्यावसायिक नाम है पोटास एलम। तूतिया का व्यावसायिक नाम क्या है? तो तूतिया का व्यावसायिक नाम है नीला कशीस। लाल सीसा को बोलचाल की भाषा में और क्या कहते हैं? तो लाल सीसा को बोलचाल की भाषा में सिंदूर भी कहते हैं। सीसा को काटने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सीसा को काटने के लिए काले हीरे का प्रयोग किया जाता है। कोबाल्ट 60 गामा किरणें उत्सर्जित करता है। पृथ्वी की आयु का आकलन किससे किया जाता है? तो पृथ्वी की आयु का आकलन यूरेनियम डेटिंग द्वारा किया जाता है। पीएच मान का निर्धारण किसने किया? पीएच मान का निर्धारण किसने किया? पीएच मान का निर्धारण सोरेनसन ने किया था। सोना का लेटिन नाम क्या है? तो सोना का लेटिन नाम है ओरम। सबसे अधिक विषैला पदार्थ कौन सा है? तो सबसे अधिक विषैला पदार्थ है पोटेशियम साइनाइड। सोडियम को जल में डालने पर क्या होता है? तो सोडियम को जल में डालने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। पेट्रोल का मुख्य संघटक कौन सा है? तो पेट्रोल का मुख्य संघटक है ऑक्टेन। सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है? सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व है फ्रांसियम। झूठा सोना किसे कहते हैं? झूठा सोना कहते हैं आयरन पाइराइट। शुष्क धुलाई में काम आता है। तो शुष्क धुलाई में बेंजीन काम आता है। अगला प्रश्न है, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो सिंदूर का रासायनिक नाम है मर्क्यूरिक सल्फाइड। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन यह आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है। हाइड्रोजन यह आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है। यह सबसे हल्का तत्व है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। यह एकमात्र ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। यह सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, लगभग 70%। हाइड्रोजन सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, लगभग 70%। हाइड्रोजन की खोज 1776 में हेनरी कैवेंडिश ने की थी। ड्यूटेरियम की खोज किसने की थी? तो ड्यूटेरियम की खोज की थी यूरे मर्फी और विकबेड ने। अगला प्रश्न है, भारी जल। भारी जल क्या है? ड्यूटेरियम की ऑक्साइड को कहा जाता है। भारी जल ड्यूटेरियम की ऑक्साइड को कहा जाता है। इसका अणुभार 20 है। इसकी खोज 1932 में यूरे वासवर्न ने की थी। इसका उपयोग न्यूट्रॉन में मंदक के रूप में किया जाता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। शुद्ध जल उदासीन होता है। आपको बता दूं, जिसका पीएच मान 7 होता है वह उदासीन होता है। जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वह अम्लीय होता है, तथा जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है वह क्षारीय होता है। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ द्वारा किस धातु पर रोक लगा दी गई? तो यूरोपीय संघ द्वारा कैडमियम धातु पर रोक लगा दी गई। किसी राशि के मापन के निर्देश के मानक को मात्रक कहते हैं। तो कैसे आप जान लेते हैं किस राशि का क्या एसआई मात्रक है? तो लंबाई का एसआई मात्रक क्या है? तो लंबाई का मात्रक है मीटर। द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम। समय का मात्रक है सेकंड। ताप का मात्रक है केल्विन। विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर। ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। पदार्थ का परिमाण का मात्रक है मोल। समतल कोण का मात्रक है रेडियन। घन कोण का मात्रक है स्टेरेडियन। आवृत्ति का मात्रक है हर्ट्ज। बल का मात्रक है न्यूटन। कार्य का मात्रक है जूल। वेग का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड। आवेग का मात्रक है न्यूटन सेकंड। और बल आघूर्ण का मात्रक है न्यूटन मीटर। एक बार फिर से एसआई मात्रक कैंडेला। पदार्थ के परिमाण का एसआई मात्रक मोल। समतल कोण का एसआई मात्रक रेडियन। घन कोण का एसआई मात्रक स्टेरेडियन। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज। बल का एसआई मात्रक न्यूटन। कार्य का एसआई मात्रक जूल। वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड। आवेग का एसआई मात्रक न्यूटन सेकंड। और बल आघूर्ण का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
बहुत लंबी दूरी मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपको बता दूं, बहुत लंबी दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। देखिए, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अदिश राशियाँ। तो अदिश राशि कैसे कहते हैं? वे भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है। वे भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। अदिश राशि किन्हें कहते हैं? अदिश राशि वे राशियाँ हैं जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। जैसे द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, दूरी, ऊर्जा, विद्युत धारा, ताप, दाब आदि। ये सारी राशियाँ अदिश राशियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं। सदिश राशि क्या है? सदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। जैसे वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, संवेग, आवेग, भार आदि। अगला प्रश्न है न्यूटन की गति के प्रथम नियम से क्या मिलता है? तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम से मिलता है बल की परिभाषा। तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम को और क्या कहते हैं? तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के गति के दूसरे नियम से क्या मिलता है? तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम से मिलता है बल का व्यंजक। न्यूटन की गति के दूसरे नियम से क्या मिलता है? तो दूसरे नियम से मिलता है बल का व्यंजक। तथा पहले नियम से क्या मिलता है? पहले नियम से मिलती है बल की परिभाषा। अगला प्रश्न है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक क्या होते हैं? प्रथम श्रेणी के उत्तोलक वह उत्तोलक होते हैं या वह होते हैं जिनमें आलंब बीच में होता है या जिसमें आलंब बीच में होता है। जैसे कैंची, तो देखेंगे आप कैंची के बीच में आलंब होता है। प्लास के बीच में आलंब होता है। सिंडासी, कील उखाड़ने वाली मशीन, शीश झूला, साइकिल का ब्रेक, हैंडपंप, ये सारे ऐसे जो है यंत्र हैं, ऐसे उत्तोलक है जिनका जो है आलंब बीच में है। इस उत्तोलक का यांत्रिक लाभ एक से कम, एक से अधिक और एक के बराबर। अगला प्रश्न द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक क्या है? द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक वे उत्तोलक होते हैं जिनमें आलंब आगे की ओर लगा होता है। जैसे देखेंगे आप सरौता, देखिए सरौता जब आपसे पाड़ी काटें सरौता तो आलंब क्या है? बिल्कुल आगे की ओर है ना। नींबू निचोड़ने की मशीन, एक पहिए की कूड़ा ढोने वाली गाड़ी, ठीक है। ये सारे उत्तोलक जो हैं द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक हैं। तो इनका यांत्रिक लाभ जो होता है सदैव एक से अधिक होता है। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक जो होते हैं उनका यांत्रिक लाभ सदैव एक से अधिक होता है। अगला प्रश्न है तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक क्या है? इनमें आलंब पीछे की ओर होता है। जैसे चिमटा, मनुष्य का हाथ, इसका यांत्रिक लाभ सदैव एक से कम होता है। सदैव एक से कम होता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। ऊर्जा रूपांतरण करने वाले प्रमुख यंत्र। आपको बता दूं कौन सा यंत्र जो है किस तरह की योजना रूपांतरित करता है। प्रश्न है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनामो। रसायन ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कौन बदलता है? तो रसायन ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलती है मोमबत्ती। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है माइक्रोफोन। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन बदलता है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है लाउड स्पीकर। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो सौर ऊर्जा को सोलर सेल। प्रश्न है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कौन बदलता है? तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलेगा ट्यूबलाइट। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश व ऊष्मा ऊर्जा में कौन बदलता है? तो बदलता है विद्युत बल्ब। रसायन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो वह विद्युत सेल। और यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन बदलता है? वह है सितार। यदि संवेग को हम दोगुना कर देंगे तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। एक अश्व शक्ति में क्या होता है? तो एक अश्व शक्ति में होते हैं 746 वाट। पृथ्वी के ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है? तो जी का मान हमेशा घटेगा। पृथ्वी के ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घट जाता है।